हेलो एवरीवन। लक्ष्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को एसएससी स्टेनोग्राफ़र इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे चर्चा करना है। इसके पहले मैं एक सेट की चर्चा कर चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने 20-20 क्वेश्चन करके क्वेश्चन पर चर्चा किया था। लेकिन इधर कई स्टूडेंट्स ने मुझसे मैसेज किया, डिमांड किया कि सर 20 की जगह क्वेश्चन अगर 40 या 50 किया जाए तो हमें वीडियो के लिए कम वेट करना पड़ेगा। तो ऑन डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स आज मैंने जो है 40 क्वेश्चन लिए हुए हैं। कॉमन एरर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और आपका फिलअप। बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन है आपके स्टेनोग्राफ़र के ये सारे। ठीक है, 40 नंबर यहाँ से आपके आते हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण 40 में आपको मैक्सिमम यहाँ पे गेन करना होता है। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो एरर, जो फिलअप, जो वोकैब्स मैं आपको करा रहा हूँ, अगर आप उसको करते रहते हो कॉन्टीन्यूअसली तो आपका 40 में 38 से कम नहीं आना है। 38 मार्क्स आप बहुत ही ईज़िली ला सकते हो। बस उसके लिए करना क्या है, आपको कॉन्टीन्यूअसली ये वीडियोस देखने हैं। वीडियोस देखने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ। पहले सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको आप खुद से पहले सॉल्व करो, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। ये मेरी आपको एक सलाह है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मेरा वीडियो बनाने का और आपका देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होना है। ठीक है, तो मैं पहले आपको सारे क्वेश्चंस आज के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, बट आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो। ठीक है, चलो रेडी। 1 से 2 का क्वेश्चन ही है, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं नेक्स्ट करता जाऊंगा, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, वीडियो को पॉज करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। सभी लोगों को क्वेश्चंस दिख रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए सो दैट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, कॉमन एरर सेक्शन। आज के जो क्वेश्चन से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को आज मिलेगा। ठीक है, जो भी पॉइंट आपको लगता है कि ये पॉइंट आपको पता नहीं था, ठीक है, आप तुरंत कॉपी पे उसको नोट करके बैठिए। कॉपी पेन लेकर ही इस वीडियो को देखा कीजिए और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो सारी चीज़ें क्या करना है, आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहिए। स्क्रीनशॉट सभी लोग लो और पहले आप वीडियो को पॉज करके और उसे सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो आप अपनी गलतियों को पहचानोगे। और मेनली इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही है कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सको और जो मिस्टेक्स आपसे होती है उसको आप क्या करो, इम्प्रूव कर सको। ठीक है, तो ये हो गया आज के 40 क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन, राइटिंग अ ब्यूटीफुल सोनेट इज़ एज मच एन अचीवमेंट एज टू फिनिश अ 400 पेज। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे अंडरलाइन, ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है आपका। जो पोर्शन आपका अंडरलाइन है वही आपको चेंज करना रहता है। तो सेंटेंस के अनुसार ग्रामर को आपको फॉलो करते हुए उस अंडरलाइन पोर्शन को अगर नेसेसरी है तो आप चेंज करोगे और नेसेसरी नहीं है तो चेंज नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे हमारा कंपैरिजन हुआ है एज मच एन अचीवमेंट। तो अब हम लोग जो कंपैरिजन करेंगे किससे करेंगे, अचीवमेंट। अचीवमेंट क्या है आपका, एक नाउन। अब एज के बाद जिससे हमारा कंपैरिजन होना है वो भी आपका नाउन ही है, नाउन ही होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है टू फिनिश। फिनिश आपका एक वर्ब है, इसको आपको नाउन के रूप में ले जाना है। तो आपको पता है जब भी आपको वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में करना होता है तो आप उसको जीरंड के रूप में प्रयोग करते हो, है ना। जैसे स्मोकिंग है ना, स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। तो वहाँ स्मोकिंग, स्मोक एक वर्ब होता है, उस वर्ब में आप आईएनजी लगा के उसे क्या बनाते हो, जीरंड बनाते हो। और जीरंड लगा के हम लोग उसे एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो है रूप देते हैं। तो इसी अनुसार फिनिश को नाउन का रूप देने के लिए हम लोग जीरंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उस अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिनिशिंग। अगर ये जीरंड के बारे में आप इतना जानते तो आपको बड़े आसानी से ऑप्शन नंबर बी दिख जाता। तो जिनको नहीं पता था, मेरी ये बात आप लोग क्या करिएगा, नोट करिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द टिन्स ऑफ केरोसिन कॉट फायर स्टोर्ड ऑन द जेटी। अब देखो दो चीज़ें हैं, पहले तो आप सेंटेंस में पहचानो जो आया है वो है क्या। ठीक है, तो लिखा है द टिन्स ऑफ केरोसिन, ये आपका सब्जेक्ट है। टिन्स ऑफ केरोसिन क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ठीक है ना। इसके बाद कॉट फायर आपका क्या है, ये वर्ब है। और ये स्टोर्ड ऑन द जेटी क्या है, ये किसके लिए आया है, ये सब्जेक्ट की ही क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है।
ये जो जानकारी है क्या है, सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है, इसीलिए ये भी कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के साथ ही आएगा। कहने का मतलब वर्ब के पहले ये सारी जानकारी आपकी आ जानी चाहिए, ये एक सेंटेंस का अच्छा रूप होता है। ठीक है, तो अगर आप पहले ऑप्शन पे जाते हो तो क्या वर्ब के पहले सारी चीज़ें हैं? नहीं है, ये ऑप्शन काट दीजिए। सेकंड ऑप्शन में है, कॉट फायर के आगे ही सब कुछ है। थर्ड में भी है। फोर्थ नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे वर्ब के बाद भी चीज़ें थी। अब आप देखो इन दोनों में से क्या करोगे। द टिन्स ऑफ केरोसिन, सेकंड ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं, द टिन्स ऑफ स्टोर्ड केरोसिन ऑन द जेटी कॉट फायर्ड। और थर्ड है द टिन्स ऑफ केरोसिन स्टोर्ड ऑन द जेटी कॉट फायर। अब आप सेंटेंस के अनुसार देख लो बात किसकी हो रही, तो आप देखोगे तो बात हो रही थी ऑप्शन नंबर सी की। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। अब हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पे। सॉरी, द बिल्डिंग हैज़ बीन फॉरसेकन फॉर ईयर्स, सेवरल सेक्शंस ऑफ द रूफ हैव फॉलन इन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है तो गलती हो ही जानी है। ठीक है, क्योंकि आप अगर मीनिंग वाइज देखोगे तो फॉरसेकन आपको सही लग रहा होगा कि बिल्डिंग को जो है छोड़ दिया गया। फॉरसेक मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। फॉरसेक का मतलब भी वही होता है, और कास्ट अवे जो लिखा हुआ पहला ऑप्शन, उसका मतलब भी वही होता है, छोड़ देना या फिर त्याग देना। अब देखो यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग आप जब छोड़ देते हो, त्याग देते हो, तो दोबारा उस बिल्डिंग को आप नहीं जाते देखने। क्या उस बिल्डिंग को आप दोबारा देखते हो? क्योंकि आपने उसको त्याग दिया। त्याग दिया मतलब वो चीज़ें से अब रिलेशन आपका क्या है, ख़त्म है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, द बिल्डिंग हैज़ बीन फॉरसेकन फॉर ईयर्स, तो बस कुछ सालों के लिए छोड़ा गया था। इसका मतलब कुछ साल से आप बिल्डिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, और फिर जब आप आते हो तो देखते हो क्या, सेवरल सेक्शंस ऑफ द रूफ हैव फॉलन इन, कि रूफ के कुछ सेक्शंस क्या हो गए हैं, गिर गए हैं। तो यहाँ आपने बिल्डिंग को छोड़ा नहीं है, आपने क्या किया है, काफ़ी समय से, काफ़ी साल से उसका क्या किया, यूज़ नहीं किया है। तो ऐसे केस में यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है, डेरिलिक्ट। डेरिलिक्ट शब्द का मतलब होता है लंबे समय तक इस्तेमाल ना करना। लंबे समय तक इस्तेमाल ना करना, लिख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, कि लंबे समय तक इस्तेमाल ना करना मीनिंग किसका होता है, डेरिलिक्ट। तो उस अनुसार आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डेरिलिक्ट। अगर आप फॉरसेकन लिखोगे तो आपको कास्ट अवे भी हो सकता था। ठीक है, फिलहाल मीनिंग के अनुसार यहाँ पे ना तो फॉरसेकन होगा ना ही कास्ट अवे होगा, कीप्ड अवे तो हो ही नहीं सकता था। तो आंसर क्या हो जाएगा, डेरिलिक्ट। डेरिलिक्ट शब्द का मतलब ही है काफ़ी लंबे समय तक किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करना। आ रही सबको बात समझ में? चलिए ऑप्शन हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट हु वर्क्स इन डे एंड नाइट। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखो अगर यहाँ पे जो हम लोग देखें, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है आपका, एक रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ मैंने नियम बताया हुआ है कुछ, ठीक है ना, कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब कैसा होता है, रिलेटिव प्रोनाउन कब आता है, ठीक है, उसका एंटीसीडेंट कैसा होता है, उसके अनुसार वर्ब क्या, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट मैंने बताया था जिस पे यहाँ पे क्वेश्चन है कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसीडेंट के साथ आता है। ठीक है, एंटीसीडेंट कहने का मतलब जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए वो आता है उसको अपने साथ लेकर चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हु के पहले, हु के जस्ट पहले या तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन आना चाहिए जिसके लिए हु आया है। अगर ये आपको नियम याद है तो आप अगर ऑप्शन में देखोगे, पहले सेकंड ऑप्शन में हु के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, थर्ड ऑप्शन में भी कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में भी हु के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है। इस अनुसार बचता कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हु के पहले आपके पास प्रोनाउन है जिसके लिए आया है ना। स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु किसके लिए आता है, इसी दोस्त के लिए। हु वर्क डे एंड नाइट, जो पूरा दिन रात मेहनत करते हैं उनके लिए सोना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके जो पॉइंट हैं ये फ्रेजल वर्ब पे है क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। 10 में से एक क्वेश्चन आपका फ्रेजल वर्ब से आना ही आना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए कुछ फ्रेजल वर्ब आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ फ्रेजल वर्ब की वीडियोज़ भी प्रोवाइड कर दूँ, लेकिन ये सारे वीडियोज़ पाने के लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। स्टेनो के जितने भी विद्यार्थी आपके घर पे बैठे हुए हैं उन सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि घर बैठे वो अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए तो डिमॉन्स्ट्रेशन पास्ट ऑफ पीसफुली। अब देखो अगर जब तक आपको ये चारों की मीनिंग पता नहीं होगी आप कर नहीं पाओगे। मैं मीनिंग आपको बता रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। पास्ट ऑफ का मतलब होता है बिना प्रभाव डाले गुजर जाना।
पास्ट ऑफ का मतलब क्या लिखेंगे आप लोग, बिना प्रभाव डाले गुजर जाना, मतलब बीत जाना। गुजर जाना मतलब बीत जाना लिखिएगा, बिना प्रभाव डाले बीत जाना। पास्ट अवे का मतलब होता है मर जाना। क्या होता है, जब कोई मर जाता है, डिकीज्ड हो जाता है, ऐसे केस में हम लोग पास्ट अवे का प्रयोग करते हैं। ठीक है। पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। लिख लेना, सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। पास आउट का मतलब क्या होता है, बेहोश हो जाना। और पास ऑन का मतलब होता है मतलब हस्तांतरित करना। हस्तांतरित करना मतलब एक से दूसरे को देना, दूसरे से तीसरे को देना, तीसरे से चौथे को देना, पास ऑन करना, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हस्तांतरित करना। ठीक है, पास ऑन करना। अब बताओ यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन शांतिपूर्वक बीता, इसका मतलब उसने बहुत प्रभाव नहीं डाला। शांतिपूर्वक क्या हुआ डिमॉन्स्ट्रेशन आपका, डिमॉन्स्ट्रेशन शब्द का मतलब होता है प्रदर्शन। ठीक है, ये क्या हुआ, शांतिपूर्वक बीत गया। तो क्या मर जाना होगा, क्या बेहोश हो जाना हो जाएगा, क्या हस्तांतरित करना होगा, एक दूसरे को पास करना होगा, नहीं। तो क्या होगा आपका, पास्ट ऑफ बिल्कुल सही है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। सबको ये बात समझ में आ रही है, नोट कर लिया सभी लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यू आर वॉर्न्ड अगेंस्ट कमिटिंग द सेम मिस्टेक अगेन। एक चीज़ पहले नियम ये जान लीजिए कि वॉर्न के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आ सकता है वो होता है अगेंस्ट। किसी चीज़ के खिलाफ ही आपको क्या की जाएगी, वार्निंग की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो यहाँ से बिल्कुल हटा दीजिए। अब सी होगा या डी होगा, क्योंकि वार्नड एक अगेंस्ट एक प्रीपोजिशन है, और आपको पता होना चाहिए प्रीपोजिशन के बाद वर्ब अगर आता है तो वो आईएनजी केस में होता है। ठीक है, सारे नियम अगर आपको पता तो फटाफट लगाते चले जाओ और आंसर मारते चले जाओ। तो इसके बाद वर्ब की आईएनजी आना क्या है, अनिवार्य है, जो कि लगा हुआ है, इसलिए सेंटेंस में क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सबको ये बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अमिताभ बच्चन कैरीड द ओलंपिक टॉर्च दैट ही ट्वीटेड वाज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। 2 सेंटेंस यहाँ बेवजह बनाया है, आप इसमें पार्टिसिपल का प्रयोग करके इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ होगा क्या, अमिताभ बच्चन ट्वीट करेंगे। नरेशन का नियम फॉलो करिए, बड़े आसानी से करेंगे। ठीक है, तो जब आप एक्सप्लेन करोगे किसी को तो आप बताओगे कि ऐसे न्यूज़ चैनल में आता है कि मोदी जी का ट्वीट आया, पहले नहीं पता कि ट्वीट क्या था, पहले ये बताते हैं क्या, कहेंगे मोदी जी का ये ट्वीट है, ट्वीट में इन्होंने ये चीज़ कहा। जब कोई भी तीसरा व्यक्ति किसी की बात को एक्सप्लेन करता है तो वो पहले उस जो वहाँ पे क्रिया होती है पहले उसको लेके आता है। तो आप पहले क्या बोलते हो कि मोदी का ट्वीट आया, राहुल गांधी का ट्वीट आया, अब ट्वीट क्या था उसके बाद वो चीज़ बताते हो। तो उस अनुसार हम लोग देखेंगे ट्वीट जो है वो मेन वर्ब के रूप में आगे आना चाहिए। ऐसा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। बाकी काफ़ी लंबा है, आप पढ़ के देख लेना, क्यों नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि वीडियो लंबा है, थोड़ी सी स्पीड हमको रखनी पड़ेगी। नो सूनर हैड द डिस्ट्रक्शन कम्प्लीटेड दैन मदर किल्ड इन, अगर द वॉक इन। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ सारे ही जो है ऑप्शंस में नो सूनर के साथ दैन का प्रयोग किया हुआ है। कंजक्शन वाइज बिल्कुल सही है। एक नियम ये होता है कि नो सूनर जब भी वाक्य की शुरुआत में आता है उसके साथ इन्वर्जन ऑफ वर्ब, कहने का मतलब सब्जेक्ट के पहले वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो सारे ऑप्शन में ऐसा है कि सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया, सारे ऑप्शन में ऐसा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही है। तो अगर नो सूनर के नियम से आप देखोगे तो सेंटेंस आपको 4 के चारों सही दिखेंगे। अभी आप फंसे, करोगे क्या, फिर सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिए। एक्टिव और पैसिव का मैंने बहुत पहले आपको पहचान बताया हुआ है, आप देख लिया करो। अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट आया है तो वह एक्टिव वॉइस है, और जब सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट आता है तो वह पैसिव वॉइस होता है। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान हम लोग वर्ब की मदद से करते हैं। ठीक है, जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट, और जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में जाइए, देखिए कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, सॉरी हाँ ठीक है, कंप्लीट हुआ, क्या कंप्लीट हुआ है, डिस्ट्रक्शन। तो कार्य का प्रभाव डिस्ट्रक्शन पे पड़ रहा है जो कि सब्जेक्ट का प्लेस है। तो कार्य का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, इसका मतलब सब्जेक्ट की प्लेस पे कौन आ गया है, ऑब्जेक्ट। बस आपको यहाँ से ये समझ जाना है कि भैया ये कौन सा वाक्य है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस के सेंटेंस के साथ अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पहला ऑप्शन क्या पैसिव में है, नहीं है। सेकंड ऑप्शन पैसिव में है हैड के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड ऑप्शन क्या पैसिव में है, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन क्या पैसिव में था, नहीं रखा था, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। अब बचा बी या सी। अब देखो बी या सी वैसे तो दोनों सही है, नियम के रूप से देखोगे तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही है,
लेकिन कभी भी आपके साथ नो सूनर के साथ ये केस आए कि पास्ट परफेक्ट वाला भी सही है, पास्ट इंडेफिनिट वाला भी सही है, ऐसे केस में आप जो प्रेफरेंस दीजिएगा वो पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को दीजिएगा। इसीलिए आयोग ने जो आंसर माना है वो किसको माना है? ऑप्शन नंबर सी को माना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ठीक है, देखा ना आपने काफ़ी कुछ यहाँ से सीखा। इससे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले सेक्शन से आज आपने कई पॉइंट देखा होगा, उन सारे पॉइंट्स को नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट एक आज आपको और मिलेगा, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आई रोट हिम अ लेटर ऑफ कंडोलेंस ऑफ हिज फादर्स डिकीज़। तो जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए, कंडोलेंस ऑन समथिंग होता है। जो नियम है प्रीपोजिशन का वो क्या है? कंडोलेंस ऑन व्हेन समथिंग। ठीक है, उस अनुसार अगर आपको ये नियम पता है तो आप समझ जाओगे कि दो ऑप्शन तो चले गए, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए या सी। सी में देखो ध्यान, डिजीज़ किया है, बीमारी पे कोई कंडोलेंस नहीं करता है, मृत्यु पे करता है। डिकीज़, डिकीज़ शब्द का मतलब क्या होता है? मृत्यु। ये सारे वो कैब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आज हम लोग आते हैं अब अगला क्वेश्चन, कॉमन एरर का सेक्शन आ रहा है। ठीक है, वीडियो आज का लंबा होगा, परेशान नहीं होना है, धैर्य बनाए रखना है। हम लोग इस पूरे वीडियो को कोशिश करेंगे 40 से 45 मिनट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सभी लोग पेन कॉपी बैठ लेकर आराम से इसको करो। द इंजीनियर इन कोल्यूजन विद द कॉन्ट्रैक्टर चीटेड द गवर्नमेंट ऑफ अ लॉट ऑफ मनी। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, मैं आपको तो दी, ये क्वेश्चन कम से कम एसएससी में 3 बार रिपीट हुआ है। ये सेम क्वेश्चन कम से कम एसएससी में 3 सेट में मैं देख चुका हूँ आपको ऑलरेडी। इसके पहले भी मैं आपको कराया था, वो दूसरे सेट से था। आज मैं आपको फिर करा रहा हूँ, देखो फिर क्वेश्चन ये रिपीट होकर आया है। तो 3 बार ये क्वेश्चन आपके एसएससी ने सेम टू सेम ऐसा ही रिपीट कर दिया है कोल्यूजन के नियम से। तो कोल्यूजन का मतलब मैंने क्या बताया था? मिली भगत। ठीक है, और एक शब्द क्या होता है? कोलिजन। कोलिजन, COLLISION। तो इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो कोलिजन पे था, बस और ट्रक का कोलिजन हुआ था। जिन लोगों ने वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हैं उनको ये सब पता होगा। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। द इंजीनियर इन कोलिजन विद द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो इंजीनियर का कॉन्ट्रैक्टर से क्या हुआ? टकराव हुआ, है ना? क्या हुआ? टकराव हुआ। और चीटेड द गवर्नमेंट ऑफ अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो नहीं, टकराव नहीं होगा यहाँ पे, होगा क्योंकि गवर्नमेंट का लॉट ऑफ मनी उन्होंने क्या किया है? चीट किया है। ये चीट मतलब उन लोगों ने मिलजुल कर किया है, मिली भगत है उनकी, और मिली भगत के रूप में क्या हो जाएगा? कोलिजन बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका एरर क्या होगा? एक मिनट, कहाँ गया? तो यहाँ पे मिली भगत की ही बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है? दोनों ने मिलकर गवर्नमेंट का ढेर सारा पैसा क्या किया है? चीट किया है। तो यहाँ टकराव की बात नहीं, मिली भगत की बात हो रही है, इसलिए सेंटेंस में क्या हो जाएगा? आपका नो एरर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ें। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। Their opinion of the president would not affect his popularity in the country, है ना? अभी यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या, तो इसमें क्या एरर है, कोई बता सकता है? बहुत ही सिंपल सा एरर है आपका। यहाँ पर वुड के साथ यहाँ पे वर्ब आना था, है ना? वो वुड के साथ क्या आना था आपका? अरे यार, वर्ब आपका आना था, है ना? अब वुड के साथ जो वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म में होगा। इफ़ेक्ट आपका नाउन है। इस नियम को जिनको नहीं पता है नोट करिएगा, इस नियम से कई बार क्वेश्चन आपके एसएससी ने पूछा हुआ है। इफ़ेक्ट आपका नाउन है और अफेक्ट आपका क्या है? वर्ब है। जब भी आपको नाउन की आवश्यकता होगी आप इफ़ेक्ट करोगे, और जब वर्ब की होगा तो आप किसका प्रयोग करोगे? अफेक्ट। तो यहाँ हमें वर्ब की आवश्यकता है, तो इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इफ़ेक्ट की जगह किसका प्रयोग करेंगे? अफेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो बी पोर्शन में आपका एरर है। सबको ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। द चेयरमैन ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेट सीनियर आरबीआई ऑफिशियल्स टू गिव इट्स सजेशन रिकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू पॉलिसी। तो आप देखो, मैंने लाइन में कहा है जब भी आपको थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहीं भी लाइन में दिख जाए
इस नियम को याद रखिएगा। इस नियम से भी बहुत बार आपके मेंस में, स्टेनोग्राफर में, सीजीएल में, हर जगह कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन होता है? ही, सी, इट और आपका दे। ये आपको लाइन में दिखे तो आप हमेशा चेक कर लेना कि ये आए किसके लिए। अब आप बताओ ये इट्स किसके लिए आया है? ये आपको खुद बताना, मेरे बताने से नहीं होगा। ये आपको खुद लाइन को पढ़ना, देखना है किसके लिए आया है। तो ये इट्स आपका आया है चेयरमैन के लिए। वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा। तो चेयरमैन आपका सिंगुलर है कि प्लूरल। और मैंने आपको ये बताया है कभी भी कोई भी प्लूरल नाउन आता है उसकी जगह अगर आपको प्रोनाउन लगाना है तो वो दे वाले केस का होता है। सब्जेक्टिव है तो दे, पॉजेसिव है तो देयर, ऑब्जेक्टिव है तो देम। तो ये इट्स आपका पॉजेसिव है, तो इस इट्स की जगह पे क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ रही है? तो बी पोर्शन में फिर एरर है। कौन सा क्वेश्चन? अब 14 क्वेश्चन नंबर 14। पीपल हु आर कंप्यूटर इलिटरेट आर ऑफन कंसिडर्ड इलिटरेट। बिल्कुल सही है क्वेश्चन, नो एरर आपका इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। Each painter was to draw a picture as realistic as possible. One of them draws a rose. बहुत ही सिंपल सा एरर। ये भी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं नियम आपको बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बात को आप थोड़ा सा जो है फोकस किया करिए। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एसएससी के कम से कम इंग्लिश के कुछ नहीं तो 500, 700, 1000 सेट मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताता हूँ कि जब मैं देखता हूँ एसएससी ने इसी नियम से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ही मैं कहता हूँ कि ये नियम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो अफेक्ट और इफेक्ट का नियम हो, चाहे ये वाला नियम हो। इसके पहले मैंने जब भी बोला कि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। आप एसएससी के 50 सेट उठा के देख लो, उनमें आपको कम से कम ये नियम 5-5 बार दिख जाएंगे आपको, तय है। ठीक है, तो इसलिए मैं जब भी बोलूँ कि ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको फोकस में रखा करिए। ईच पेंटर वॉज ड्रॉ, मेन वर्ब किस में? आपका पास्ट में है। आने वाला वर्ब भी किस में होगा? पास्ट में। यही नियम है, यदि मेन वर्ब पास्ट में है तो आने वाला वर्ब भी किस में होता है? पास्ट में होता है। ड्रॉज नहीं, क्या होगा आपका? ड्रू होगा। तो सी पोर्शन में एरर है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कीप रेजिंग इट्स अगली हेड द वर्ड ओवर। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या है? द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सही है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट कैसा आपका? सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। तो वर्ब, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो कैसा होना चाहिए? एस या ई एस लगा होना चाहिए। लगा है? नहीं लगा है तो कीप की जगह पे क्या होगा? कीप्स होगा। बी पोर्शन में एरर है। क्वेश्चन नंबर 17। आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे। तो बहुत ही सिंपल सा नियम है। यस्टरडे के साथ सेंटेंस किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट। बोले तो ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हैव का प्रयोग नहीं होगा। क्या हो जाएगा? आई रीड एन, रीड नहीं रेड ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई रीड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्रिकेट एंड बॉलीवुड गेट्स अ लॉट ऑफ, बहुत आसान से जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ ये सब। ठीक है, तो आपको पता है नाउन एंड नाउन के साथ जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है। कैसा होता है? प्लूरल। गेट्स में आप एस का प्रयोग नहीं करोगे। बी पोर्शन में एरर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द यूनिफॉर्म ऑफ सेंट मार्टिन्स स्कूल इज़ ब्लू कलर। इस ब्लू कलर नहीं हो, क्या हो जाएगा? इज़ इन ब्लू कलर या फिर इज़ ब्लू इन कलर। ठीक है, या तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इज़ इन ब्लू कलर या फिर इज़ ब्लू इन कलर। ठीक है, अब सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो सी पोर्शन में एरर है। ठीक है, आज के क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। द मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम अ नेसेसिटी रेदर दैन लग्जरी। आर्टिकल का एरर। एक क्वेश्चन आर्टिकल से लगभग आपके 10 में से एक तो आने ही आने हैं। ठीक है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो या कॉमन एरर, ये मिलाकर इनमें से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आपके आर्टिकल से, प्रीपोजिशन से आने ही आने हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखो, दैन के साथ जब भी तुलना हो आप दोनों साइड के सब्जेक्ट को देख लिया करो या वर्ब को देख, जो भी जिससे भी तुलना हुआ कर उसको देख लिया करो। आप देखोगे यहाँ पे वर्ड आई थी नेसेसिटी और यहाँ पे आई है लग्जरी। दोनों ही आपके नाउन है। क्या है? दोनों आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, नेसेसिटी के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, तो लग्जरी के पहले भी आर्टिकल क्या लगेगा आपका? ए लगेगा। तो द मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम अ नेसेसिटी रेदर दैन अ लग्जरी। ठीक है, तो किस पोर्शन में एरर है? सी पोर्शन में एरर है। लग्जरी के पहले किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो कॉमन एरर का सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग को क्या देखना है? बेस्ट एक्सप्रेस। बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स। ठीक है, समानार्थी। पहला क्वेश्चन है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस शब्द का मतलब आपको पता है क्या होता है?
स्प्यूरियस शब्द का मतलब होता है जाली, नकली। क्या होता है? नकली। ठीक है, तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। लेटेंट शब्द का मतलब होता है छिपा हुआ। क्या होता है? छिपा हुआ। आप नोट नहीं करिए वोकैब्स मैंने पीछे एक पेज दिया हुआ है। पहले मैंने आपको इसलिए नहीं दिया कि आप वोकैब देख लोगे तो फिर करोगे कैसे, पर आप आसानी से कर लेते। अभी वीडियो के लास्ट में आपको मैं वोकैब दूंगा, ठीक है? तो अभी आप लिखो नहीं, बस सुनते जाओ। लेटेंट का मतलब छिपा हुआ। छिपा हुआ मतलब कौन सा ऑप्शन? हिडन। क्वेश्चन नंबर 23। ड्विंडल का मतलब होता है कम होना। ये सारे वोकैब याद होने चाहिए। यदि आप एसएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको ये सारे वोकैब्स याद होने चाहिए, ठीक है? इसलिए मैं वीडियो के लास्ट में जो भी वोकैब दूंगा आपको क्या करना है, उसे डेली लिखना है, ठीक है? लिख के आप उसको बस पढ़ते रहना है। 2 से 4 बार पढ़ोगे सारा याद। ड्विंडल का मतलब होता है कम करना, डिक्रीज़। ये सब टाइम सेविंग क्वेश्चन होते हैं वोकैब वगैरह। एमिलोरेट का मतलब होता है इम्प्रूव करना, सुधारना, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25। ऑसिफाई मतलब होता है हड्डी की तरह मजबूत हो जाना, अस्थियों की तरह क्या हो जाना? मजबूत हो जाना। मेक और बिकम लाइक अ बोन। इतने वोकैब्स तो आपको आने ही चाहिए, सब बहुत बेसिक वोकैब हैं। अगर ये आपको नहीं आते तो भैया पहले वोकैब्स तैयार करो, ठीक है? इसके लिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में डेली आपको वोकैब्स में देता रहूँगा। कल मैं आपको कोविड-19 से रिलेटेड कुछ वोकैब दूंगा। उस वोकैब को मैं द हिंदू पेपर से, ठीक है, रीड करके खुद उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। तो कल का जो वीडियो होगा उसमें आपको मैं द हिंदू के कुछ स्पेशल वोकैब, कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ स्पेशल वोकैब दूंगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में अगर कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई क्लोज टेस्ट या कुछ भी आता है तो आप बड़े आसानी से उसको कर सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन तो आपके बनने ही बनने हैं उससे, पक्का है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, और भेदभाव का उल्टा क्या हो जाएगा? समानता, इक्वलिटी। अपोजिट मीनिंग देखने थे इस बार, है ना? क्वेश्चन नंबर 28। मैवरिक मतलब होता है जो परंपराओं को ना माने, जो परंपराओं को ना माने। तो उल्टा क्या हो जाएगा? जो परंपरागत हो, कन्वेंशनल, जो परंपराओं को माने। अगला क्वेश्चन नंबर 19। रिलीज़ का मतलब होता है मुक्त कर देना। उल्टा क्या हो जाएगा? कन्फाइन कर लो, उसको सीमित कर दो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। उल्टा हो जाएगा इम्प्लिसिट, अस्पष्ट। नेबुलस का मतलब भी क्या होता है? स्पष्ट होता है। ल्यूसिड का मतलब भी स्पष्ट होता है। ओपेक का मतलब अपारदर्शी, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। इडियम्स हैं आपके इस बार, ठीक है? इडियम फ्रेज़ में हम लोग आते हैं। जो अंडरलाइन पोर्शन है वही आपका इडियम फ्रेज़ है, इसको आपको करना है। ईट लाइक अ हॉर्स। तो बताओ घोड़ा कितना खाता है? बहुत खाता है ना? घोड़ा कितना खाता है भाई? बहुत खाता है। इडियम देखो, अगर याद नहीं रहे आपको तो रिलेट करके देखा करो हमेशा। रिलेट करके आप मीनिंग निकाल सकते हो। जो इडियम्स आपको याद नहीं होते हैं उनको रिलेट करके निकाला करो। अब देखो जैसे लिखा ईट लाइक अ हॉर्स। अब आप सोचो घोड़ा कैसा खाता है? अगर आपको याद नहीं है तब का केस मैं बता रहा हूँ। याद है तो आप बड़े आसानी से लगा दोगे ईट्स अ लॉट ऑफ फूड। नहीं याद है तो आप सोचो घोड़ा कितना खाता है? तो बहुत ज़्यादा खाता है भाई। घोड़ा कितना भी खिलाओ खाता ही रहेगा, मतलब ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, ठीक है? इस तरह से आप रिलेट करके भी लगा सकते हो। पेनोलोप वेब्स का मतलब होता है एंडलेस, जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। पे ऑन द नेल। पे ऑन द नेल मतलब तुरंत जो है नाखून आपका टच होना चाहिए। इसका मतलब पे कैसा करो? पे ऑन द नेल मतलब मेरे नाखून पे तुरंत टच कर दो, ठीक है? मतलब तुरंत भुगतान करना। पे ऑन द नेल का मतलब तुरंत भुगतान करना। पे प्रॉम्प्टली, पे प्रॉम्प्टली, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। गो टू द डॉग्स। अब आपके ऐसे दिन आ जाए कि आपको कुत्तों के पास जाना पड़े, मतलब बर्बादी के दिन आ गए भाई, कुत्तों के पास जाना पड़ा। टू बी रूइंड, है ना? बर्बादी के दिन, बर्बाद हो जाना। चलिए 36 से 40 पे चलते हैं। कितना समय हम लोगों ने ले लिया? हाँ चलिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं हम लोग। इफ़ लेफ्ट अनअटेंडेंट इवन अ स्मॉल कट कैन टर्न इनटू अ डैश। अब देखो क्या कह रहा है, अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो एक छोटी सी भी चोट जो है वो घाव बन सकती है। एक छोटी सी भी कट क्या हो सकती है? घाव बन सकती है। इसका मतलब फिलअप में आपको घाव वाला शोर लेना है ना? अभी देखो इस शोर जो चौथा ऑप्शन में, इसका मतलब होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। ये जो शोर है इसका मतलब होता है लहर। तो क्या ये दोनों हो सकता है? दोनों नहीं हो सकता, ये होता नहीं है। और इसका मतलब होता है क्या? घाव, पहला ऑप्शन, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। माई नेबर इज़ वेरी डैश फॉर ही बिलीव्स दैट नथिंग गुड्स विल हैपन टू हिम।
कह रहा है कि मेरा भाई जो मेरा जो पड़ोसी वो बहुत ही कैसा रहता है वो भरना है। और कह रहा है कि वो मानता है कि उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कुछ भी अच्छा उसके साथ होना ही नहीं है। तो बताओ वो कैसा, आशावादी है कि निराशावादी है? निराशावादी है। निराशावादी के लिए कौन सा ऑप्शन है? पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। ठीक है। रीज़नेबल मतलब होता है तर्क संगत, ठीक है, लॉजिकल। और फॉरवर्ड लुकिंग मतलब आगे देखना। फ़िलहाल इतना समय तो है नहीं कि चारों की मीनिंग में बताते चलूँ, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो पाएगा मैं चीज़ें करते चलूँगा। सी वॉज अवेयर, सी वॉज अवेयर ऑफ व्हाट वाज गोइंग डैश फादर माइंड्स। तो वो काफ़ी अवेयर थे उसके पिताजी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो गोइंग ऑन, जारी रखने के लिए क्या होता है? गोइंग ऑन। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या जारी है, उसके लिए क्या होता है? गो ऑन। ठीक है। तो गो ऑन का मतलब जारी रखना या कंटिन्यू करना। ठीक है। तो गोइंग ऑन इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 पे हम लोग चलते हैं। मोस्ट पेरेंट्स डैश लव एंड अफेक्शन ऑन देयर चिल्ड्रन, है ना। काफ़ी पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों पर प्यार और अफेक्शन, स्नेह क्या करते हैं? उड़ेल देते हैं। ठीक है, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। तो कौन सा होगा? उड़ेल देने के सेंस में क्या होगा? पोर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। पुअर होगा नहीं, पूल होगा नहीं, पोर होगा नहीं, आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन, मतलब उड़ेल देना। ठीक है, सारा प्यार उनके ऊपर क्या करते हैं? उड़ेल देते हैं, और फिर वो उड़ने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आज का अंतिम क्वेश्चन। देन रेलवे ट्रेन्स डैश द मोस्ट पॉपुलर एंड द डीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर ये देन, अच्छा फ़िलहाल ट्रेन्स है, तो ट्रेन्स है तो आप जानिए बिकम्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकमिंग आपका होगा नहीं। इतना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना था। अगर आपको ये पता होता कि देन के साथ अगर कोई वाक्य शुरू हो रहा है तो इस देन के साथ जो वाक्य आता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, तब मतलब एक पास्ट का समय। देन रेलवे ट्रेन्स डैश द मोस्ट पॉपुलर, है ना, तब की बात हो रहा है, मतलब एक पास्ट समय की बात हो रहा है। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, कौन सा होगा आपका? बिकेम द मोस्ट पॉपुलर एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबको ये बात समझ में आ रही है? तो ये रहा आज के 40 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि ये 40 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको इन 40 क्वेश्चन में समझने में कहीं भी डाउट हो, या फिर आपने जो लगाया था और मैंने जो बताया है, इन दोनों में डिफरेंस के बाद आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7379089784। इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ वोकैब है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, सारे वोकैब आप क्या करिए? कॉपी पे नोट कर लो। नोट करने के बाद इसको डेली पढ़ो। डेली क्या करो? एक बार पढ़ो, एक बार ऐसे जो हिंदी मीनिंग है उस पर हाथ रख के पढ़िए। ठीक है, एक बार पढ़िए, एक बार हाथ रख के पढ़िए, बस यही करना है। और वोकैब में आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, एक बार पढ़ना है, एक बार आपको क्या करना है? हाथ रख के पढ़ना है। ठीक है, तो ये मिशन 150 प्लस हम लोग स्टेनोग्राफर का चला रहे हैं। आपको करना क्या है? मेरा सहयोग करना है। मेरे सहयोग में आपको करना क्या है? स्टेनोग्राफर की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी इस समय घर पे बैठे हुए हैं, उन तक इस वीडियोस को पहुंचाना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे, और आपकी मदद के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। आपको 150 जाने के लिए करना क्या है, ये प्लानिंग आप सभी लोग बना लीजिए। रीजनिंग में 45 प्लस होने चाहिए, 45 के नीचे आपके रीजनिंग में नहीं होने चाहिए। रीजनिंग में अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, आप मुझसे बताइए, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी कुछ बच्चों ने मुझसे कैलेंडर का डिमांड किया हुआ है, तो कैलेंडर का वीडियो मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आशा करूंगा मैं कि 2-4 दिनों में कैलेंडर का पूरा वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्लॉक का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। जिन लोगों ने क्लॉक का वीडियो ना देखा वो प्लेलिस्ट में जाए और लक्ष्य एकेडमी के चैनल पे जाएं, वहाँ पे मैंने क्लॉक के सारे वीडियोस डाले हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम नए तरीके से ट्रिकी वेज में डाले हैं कि आप क्वेश्चंस को देखते ही लगा दोगे। तो ऐसे ही मैं कैलेंडर का भी क्वेश्चन आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूँगा। अभी आप वीडियोस लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मुझे ऊर्जा मिलता रहे। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। फिर हम लोग की मुलाकात होगी कल बचे हुए 40-45 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।